हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता गुप्ता आज आपके सामने पुनः प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की विषय वस्तु शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताओं के साथ मौजूद हूँ। इससे पहले हमने चर्चा की थी कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण से हमारा अभिप्राय क्या है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का हमारा अभिप्राय क्या है और देश में इसके लिए समय समय पर क्या क्या प्रयास किए गए, उसी श्रृंखला में हम आज आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक लंबी दासता के बाद अगस्त 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय देश के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती थी वह थी देश का नवनिर्माण, क्योंकि दासता के समय में देश काफी पीछे चला गया था। तो देश के नवनिर्माण की जो जिम्मेदारी जिन कंधों पर थी, जिन लोगों पर थी, उन्होंने इस नवनिर्माण के लिए देश को आगे बढ़ा ले जाने के लिए जिसको सबसे महत्वपूर्ण माना वह थी शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ही वह साधन है जिसके द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए जब संविधान का निर्माण किया गया तो उस समय शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए, विकास के लिए उसमें अनेक धाराएं, उपधाराएं व उपबंधों का निर्माण किया गया। उन्हीं धाराओं, उपधाराओं में से कुछ प्रमुख धारा उपधाराओं पर हम आज बात करेंगे जो शिक्षा के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक मानी गई। तो चलते हैं हम उन धाराओं की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं धारा 28 एक, जिसमें कहा गया है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी तात्पर्य यह है कि राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित, या तो वह राज्य सरकार की स्वयं की संस्था है या उस संस्थान को सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता या अनुदान दिया जा रहा है, ऐसी संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा, किसी विशेष धर्म की शिक्षा न देकर के एक धार्मिक तटस्थता के तहत शिक्षा प्रदान की जाए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट धारा 29 पर, जिसमें बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी मार्ग के निवासी नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। इस धारा से अभिप्राय है कि भारत के किसी भी क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति हो, बालक हो, उसे अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि कोई एक भाषा या संस्कृति देश द्वारा जो निर्धारित कर दी गई है उसी को वह अपनाएगा। नहीं, वह अपनी स्वयं की जो समुदाय की उसकी भाषा है, संस्कृति है, लिपि है, उसको बनाए रखने का अधिकार उसे प्राप्त है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं धारा 29(2) पर। धारा 29(2) में बताया गया है कि राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को धर्म, जाति, प्रजाति, भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से रोका नहीं जाएगा। यानी चाहे वह सरकारी स्कूल है, सहायता प्राप्त स्कूल है, या उस स्कूल को किसी भी प्रकार से, कहने का मतलब है कि सहायता प्राप्त सरकार से होती है, ऐसे किसी भी विद्यालय में, ऐसी किसी संस्था में किसी भी बच्चे को, किसी भी नागरिक को कि वह अमुक जाति से संपर्क रख रहा है, अमुक धर्म का है या अमुक समुदाय का है और हम आपको उस संस्था में प्रवेश नहीं दे सकते, ऐसा कहकर उसके प्रवेश को रोका नहीं जा सकता। यानी कहने का तात्पर्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय
या भाषा से वह संबंध रखता हो, वह प्रवेश लेने का, वहां पढ़ने का, शिक्षा लेने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट है हमारी धारा 31। धारा 31 में कहा गया है कि धर्म भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा। यानी हमारे देश में जो अल्पसंख्यक समुदाय है, आप लोग सभी जानते हो, उसमें जैसे जैन समुदाय है, ईसाई समुदाय है, यहूदी समुदाय है, इस तरह के कई अल्पसंख्यक समुदाय हैं। तो इन समुदायों को चाहे वह भाषा के आधार पर हो या धर्म के आधार पर, उन्हें अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनको संचालन, उनका प्रशासन करने का पूर्ण अधिकार होगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं धारा 45 यानी धारा 45। धारा 45 जिसमें बताया गया है कि राज्य इस संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा। यानी जो 14 वर्ष की आयु वाले जो बच्चे हैं, जो कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की बात जिन बच्चों के लिए कही गई है, उन बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का जो उत्तरदायित्व है वह किसका है? राज्य सरकार का है। और इस लक्ष्य को वह कितने समय में प्राप्त कर लेगी? 10 वर्ष के अंतर्गत, संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंतर्गत। हालांकि हम देखते हैं कि 10 वर्ष का जो लक्ष्य था उसे 100% रूप से आज हम इतने समय के बाद, लगभग 70-72 वर्षों से भी अधिक समय बीत गया, आज भी प्राप्त नहीं कर पाए। नेक्स्ट हमारी भाषा है, नेक्स्ट हमारी धारा है धारा 46, जिसमें बताया गया है राज्य जनता के कमजोर वर्गों, विशेष तौर से SC, ST के शैक्षणिक व आर्थिक दायित्वों का विशेष रक्षा करेगा, उनको सभी प्रकार के शोषण से सामाजिक न्याय की सुरक्षा प्रदान करेगा। इस धारा में क्या बताया गया है कि राज्य जो है जनता के कमजोर वर्ग, विशेष तौर से कौन से? अनुसूचित जाति और जनजाति, ऐसे नागरिकों, ऐसे बालकों के आर्थिक दायित्वों और सामाजिक जो शोषण है उसके से न्याय दिलाने के लिए पूर्ण प्रयास करेगा। और इसके लिए हमारे यहाँ सरकार द्वारा जो आरक्षण है, इसी उद्देश्य से किया गया था कि जिसके द्वारा इस समुदाय के जो लोग हैं उनको आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाया जा सके। नेक्स्ट है धारा 343 यानी 343, जिसमें बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट धारा पर, और वो है धारा 350A। यानी इसमें कहा गया है मातृभाषा की प्राथमिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है। यानी प्रत्येक बालक को मातृभाषा में अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, और ये अधिकार उन्हें राज्य द्वारा दिलाया जाएगा, या उन्हें यह अधिकार जो है देने का कर्तव्य किसका है? राज्य सरकार का है। यानी राज्य सरकार उन्हें उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट है हमारा धारा 51 का संशोधन। तब धारा 51 का मुख्य रूप से भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता के संरक्षण से संबंधित है। और इस धारा में संशोधन करके उपबंध जोड़ा गया ट, जिसमें बताया गया है यदि माता पिता अथवा संरक्षक है
14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक अथवा प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा। यानी कोई भी माता पिता है अथवा संरक्षक है या उसका अभिभावक है, जैसे भी उसकी स्थिति है, वह अपने बच्चे को या अपने प्रतिपाल्य को, यानी माता पिता है तो अपने बच्चे को और अभिभावक या संरक्षक है तो अपने प्रतिपाल्य को, जब तक वह 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेता, उसको शिक्षा प्राप्ति के अवसर प्रदान करेगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं धारा 15(3), जो कि मुख्य रूप से स्त्री और बालकों की शिक्षा से संबंधित है। देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें बताया गया है स्त्रियों व बच्चों की विशेष शिक्षा के लिए उपबंध बनाने में कोई बाधा नहीं होगी। यानी स्त्रियों और बालकों की शिक्षा के प्रसार पर बल देने के लिए अगर कोई और उपबंध जोड़ने की आवश्यकता होगी तो वह जोड़ा जाएगा, उसमें किसी प्रकार की कोई भी बाधा उपस्थित नहीं होगी। तो इस प्रकार संविधान निर्माण के समय ये कुछ धाराएं शिक्षा के विकास हेतु, शिक्षा के प्रसार हेतु उसमें जोड़ी गई। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, वो होगा हमारा RT एक्ट 2009। तब तक के लिए विदा लेते हैं।